हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में देख लिया कि रेवोल्यूशन जो है एक दिन का काम नहीं है, वो बहुत महीनों तक सालों तक चलता रहा। 14 जुलाई 1789 को जो है रेवोल्यूशन का आउटब्रेक हो गया, रेवोल्यूशन शुरू हो गया एंड देन फिर चलता रहा। ठीक है, तो वही देखेंगे जो रेवोल्यूशन हुआ उससे जो एवरीडे लाइफ है, जो आम लोगों की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोगों की है, उस पर क्या फ़र्क पड़ा। तो हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा, हमने ये देखा सबसे पहले लुई 16 था, राजा था। उसके बाद नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कन्वेंशन आया, कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी के बाद फिर से मोनार्क आ जाता है। इतना सब कुछ होता है मोनार्क को हटाने के लिए, लेकिन फिर से मोनार्क आ जाता है। वो कौन होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बारे में भी हम इस टॉपिक के बाद कंक्लूजन में देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के शुरू होते ही शुरू की 2 लाइन्स में आपसे क्वेश्चन पूछा है, वो भी बहुत डीप है। एक बार पढ़ते हैं हम। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, क्या वो जो लोग कपड़े पहनते हैं, जो लोग भाषा बोलते हैं, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, राजनीति के बदल जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, उन पर कोई असर पड़ता है? ये बहुत एक तरह से डीप क्वेश्चन मैं कहूँगी कि आप सोचो पॉलिटिक्स का प्रभाव क्या लोगों की आम जिंदगी में पड़ता है, इतनी कि वो कपड़े जिस तरह से पहने या बुक जिस तरह से पढ़े या फिर जो लैंग्वेज बोले उसमें फ़र्क आए। तो हाँ, चेंजेस तो हुए थे, कितना सब कुछ चल रहा था। पूरी हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा लुई 16 के बाद नेशनल असेंबली, ये सब उथल पुथल मच रखे थे। तो एवरीडे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा, वही अब हम जो है इस पूरे टॉपिक में देखने वाले हैं। द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ 1789 मतलब 14 जुलाई 1789 से हमारा जो रेवोल्यूशन है उसका आउटब्रेक हो गया था, रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। saw many such changes in the lives of man, women and children। बहुत सारे चेंजेस हुए किसकी लाइफ में? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, तीनों की ही लाइफ में। मैंस जो थे वो ज़्यादातर तो या तो आर्मी में लगे हुए थे या लड़ाई वड़ाई में लगे हुए थे, या फिर नेशनल असेंबली वगैरह का गठन करने में। उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस हुए। वुमेंस की तरफ तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि वुमेंस की ओर इतना ध्यान दिया ही नहीं गया था। उसके बाद चिल्ड्रंस की लाइफ भी बहुत अफेक्ट हुई। एंड स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल 1789, अब मतलब जब हमारा रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 1789 में। कैसे हुई थी? हमने सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो चैप्टर हमारे फ्लैशबैक में चलता है, क्या हुआ था 1789 में। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था कि जो बेस्टाइल का जो प्रिजन है, बेस्टाइल का जो फोर्ट है, उसको तोड़ दिया गया था। बेस्टाइल के फोर्ट को, प्रिजन को तोड़ दिया गया था। वहीं से जो हमारा रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। ठीक है, उस रेवोल्यूशन के चलते ना एक चीज़ अच्छी हुई, वो थी अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप को मैंने इतना हाईलाइट करके क्यों लिखा है, इसका सबसे पहले सेंसरशिप का मतलब जान लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सेंसरशिप का मतलब होता है अगर किसी भी देश में, या फिर समझ लो हम फ्रांस में पढ़ रहे हैं, तो फ्रांस में जो भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या फिर न्यूज़ चैनल्स पे या फिर प्लेस के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा जो भी न्यूज़ पब्लिक तक जारी थी ना, वो सारी न्यूज़ सेंसर करके जाएगी। मतलब राजा है जो है, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट है, उसका एजेंट उन सभी न्यूज़ को चेक करेगा कि उसमें कहीं कोई बात राजा के खिलाफ तो नहीं लिखी, कहीं कोई बात ऐसे तो नहीं लिखी कि तख्ता पलट हो जाए, या फिर राजा के खिलाफ वो बात साबित हो जाए, या लोगों के मन में थॉट्स जो है वो राजा के खिलाफ आने लगे। मतलब सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बात छपी तो नहीं है, अगर कोई छपी है तो उसको हटा दो, कि न्यूज़पेपर को ही बंद कर दो, मैगजीन को ही बंद कर दो, या प्लेस को रिलीज ही मत करो। ये होता है सेंसरशिप का मतलब। अब अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप मतलब जो सेंसरशिप था उसको हटा दिया गया था, मतलब फ्रीडम मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी। अगर कोई चाहे तो राजा के खिलाफ भी लिख सकता है, अगर कोई चाहे तो राजा के खिलाफ भी बोल सकता है। पहले इन सब चीज़ों को सेंसर किया जाता था, देखा जाता था। ठीक है, अब अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप से क्या क्या राइट्स मिले? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू नेचुरल राइट है, ये नेचुरल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो है वो नेचुरल राइट घोषित कर दिया गया। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे हम तो जो चाहते हैं हम वो बोलते हैं, इस तरीके से नहीं। अगर कोई उस समय क्या था, कोई राजा के खिलाफ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अब जो इंसान चाहे वो राजा के खिलाफ भी बोल सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब से को मिला के एक बनता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब फ्रीडम ऑफ मीडिया।
को जो है फ्री कर दिया गया। अगर कोई चाहे तो राजा के खिलाफ भी बोल सकता है, जो लोग राजा के साथ है वो राजा के साथ बोलो, जो राजा के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो वो राजा के खिलाफ भी बोल सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या क्या चार चीज़ आती हैं? डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट। डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट का क्या मतलब है कि जो फ्रांस था ना, फ्रांस में जो भी घटनाएं होती, जो भी इवेंट्स हो रहे थे ना, उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्कस करते सकते हो आपस में। अब डिस्कस कैसे? अगर उसका पॉजिटिव पॉइंट देखोगे तो आप नेगेटिव पॉइंट भी देख सकते हो। नेगेटिव पॉइंट भी आपको दिखाया जाएगा मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, क्योंकि जैसे जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरीके से जो राजा अगर वो कहीं मायनों में बुरा था तो कहीं मायनों में अच्छा भी था, ये सब भी दिखाया जाएगा। ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, लोगों को आज़ादी मिल गई अपनी व्यू पॉइंट्स वगैरह एक्सप्रेस करने में, बोलने में। अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। पहले क्या होता था कि जो राजा ने बोला हाँ ठीक है, वही जो राजा लॉ ला रहा है वही सब कुछ सही है, कोई उसके खिलाफ बोल ही नहीं पाता। तो कोई बोलता था तो उसको, एक हमने वो पढ़ा था ना गिलोटीन, उसको गिलोटीन पे चढ़ा दिया जाता था, या तो फिर उसको जुर्म में कोई भी सज़ा दे दी जाती थी। इतना डरते थे लोग कि कुछ बोलते ही नहीं थे उसके खिलाफ। आज़ादी ही नहीं थी, सेंसरशिप लगा रखी थी, लेकिन अब सेंसरशिप नहीं थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल गई थी। तो अब लोग क्या कर सकते थे, अगर किसी को राजा के द्वारा पास किया, गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया लॉ पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगा, उसमें बहुत सारी खामियां नज़र आई, तो वो उसका अपोज भी कर सकता है, उसका अपना अपोज व्यू भी सामने रख सकता है। Plays, songs, festive processions attracted large number of people. Grasp and identify ये इसी के साथ है, मतलब लाइक जो एजुकेटेड पीपल थे, एजुकेटेड जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, अगर उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना था वो पढ़ सकते, लेकिन उनका क्या, जो एजुकेटेड नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, वो कैसे जानेंगे न्यूज़ वगैरह? उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो सरकार है वो क्या काम कर रही है? उन्हें कैसे पता लगेगा? प्लेस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू। आपस में जो लोग लाइक कभी कभी चाय की टपरी पे बैठ के या फिर सलून्स पे जो लोग डिस्कशन करते हैं, वो इन्हीं सभी बारों में तो करते हैं। कभी आपने नोटिस करना, जो सलून्स वगैरह में होंगे तो सबके इसी बारे में भी डिस्कशन होता है कहीं ना कहीं। तो अनएजुकेटेड लोग कैसे लेंगे? प्लेज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह सुन के उनको भी जो है न्यूज़ मिलती रहेगी। ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस का दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रोट इन अ लेंदी टेक्स्ट दैट ओनली एजुकेटेड पीपल रीड। मतलब जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, वो जो लेंदी टेक्स्ट लिख कर गए थे, एकदम बड़ी बड़ी किताबें लिख कर गए थे, वो तो सिर्फ एजुकेटेड पीपल पढ़ पाएंगे। अनएजुकेटेड के लिए क्या था, प्लेज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह से वो भी एजुकेट लिबर्टी और जस्टिस का जो आइडिया था वो ग्रैस्प कर सकते थे, ले सकते थे। तो यही था हमारा द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ में। सो आई होप आपको ये द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस पॉइंट का एक क्रक्स जो था वो थी फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, सो हमारा जो है, हमने देख लिया द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की। रेवोल्यूशन जब चल रहा था तो लोगों की आम जिंदगी जो थी वो कैसी थी, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फाइनली कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि लाइक हमने पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन देख ली। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने शुरू में देखा था मोनार्क है, अब वापस से मोनार्क आएगा। बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। मोनार्क शुरू में लुई 16 था, अब आएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट आएगा 1804 में। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो राजा बन जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट अब राजा बनेगा, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें इंट्रो दिया हुआ है, तो वो देख लें। सो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है ना, ये फ्रांस का तो राजा बन जाता है। फ्रांस के साथ साथ ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, जो आसपास की यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी होती है ना, उनके ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर देता है। उनको जो दूसरी कंट्रीज होती है ना, उसके ऊपर अपनी फैमिली मेम्बर्स को बिठाना शुरू कर देता है, कि ये मतलब कहा जाएगा कि वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का शासन है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लोग ना नेपोलियन बोनापार्ट को एज अ मॉडर्नाइजर देखने लगते हैं। वो राजा होता है मोनार्क, नो डाउट, लेकिन वो मॉडर्नाइजर के रूप में भी सामने आता है। मॉडर्नाइजर के रूप में क्यों आता है सामने? इस तरीके से आता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट होता है वो कई ऐसे अच्छे लॉज लाता है जो बहुत मदद करते हैं। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेसिमल सिस्टम। ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो लोगों की अपनी ओन्ड प्रॉपर्टी है उनकी सुरक्षा को प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर दैट डेसिमल सिस्टम क्या होता है? जैसे हम देखते हैं ना 2.50 समथिंग ऐसे होता है। 2.50 वो जो बीच का जो डेसिमल होता है ना, वो कौन लाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है मॉडर्नाइजर के रूप में काम करता है।
तो आसपास की जो कंट्रीज़ होती है ना वो भी कहते हैं कि आइए नेपोलियन बोनापार्ट आप भी हमारे ऊपर जो है शासन कीजिए, आप जो है हमारी जो कंट्री है मॉडर्न कर देंगे। वो लोग खुश होते थे कि हम नेपोलियन बोनापार्ट आएगा और हमारी जो कंट्री है उसको मॉडर्न कर देगा। लेकिन एक शर्त ये भी तो थी, जब नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मीज़ ने दूसरे देशों को पे कब्जा करना शुरू कर दिया, कोई डाउट नहीं कि मॉडर्नाइज करेगा वो दूसरा देश, दूसरा शहर जो है वो भी मॉडर्नाइज करेगा, लेकिन उस देश को क्या नाम दिया जाएगा कि वो नेपोलियन बोनापार्ट का गुलाम है। यही तो नाम दिया जाएगा ना, नेपोलियन बोनापार्ट का गुलाम है। तो वो कंट्रीज़ को मतलब पचता नहीं था, वो कंट्रीज़ को वो नहीं मानते थे ये सब कि हम नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर नहीं रह सकते। तो सभी कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज है सभी ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट सबको हराता कि सब एकजुट हो गए और नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। ठीक है, उसने ज़्यादा दिनों तक शासन मतलब ज़्यादा साल तक शासन नहीं करा। 1804 में आया था, 1815 में वो मारा गया। अब ना पता है हिस्ट्री में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो हिस्ट्री मतलब एक तरह से तड़का लगा देते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, इसने मतलब बहुत अच्छे काम किए। डेसिमल सिस्टम लेकर आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के कुछ लॉज लेकर आया। कब आप ना इस तरीके से सोचा करो, अगर हिस्ट्री में ये ना होते तो कैसी होती हिस्ट्री। कुछ लोग होते हैं ऐसे हिस्ट्री में जो आए गए हमें पता ही नहीं चला, लेकिन मॉडर्नाइज करा, जहाँ जहाँ शासन किया उसने वहाँ पर उस कंट्री को, उस शहर को, उस देश को मॉडर्नाइज किया। एज अ मॉडर्नाइजर के रूप में उभर कर ये सामने आया। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको इस चैप्टर को ना अपनी यादों में ताज़ा रखना है, पूरी तरीके से भूलना नहीं है। इस साल तो आपके क्लास 9th में काम आएगा नो डाउट, लेकिन क्लास 10th में जब मैं आपको इससे कनेक्ट करवाऊंगी ना चैप्टर को, क्लास 9 के और क्लास 10 के चैप्टर को, तब आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैडम आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। मैंने आपको पढ़ाया है और बस आपको यादों में थोड़ा थोड़ा ताज़ा रखना है इसको। बाकी हम क्लास 10th में जब मैं इससे आपको कनेक्ट करवाऊंगी तब सब कुछ हो जाएगा काम। ठीक है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यह है पूरा हमारा कंक्लूशन क्या कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें आइडियाज़ मिले हैं किसके, लिबर्टी के और डेमोक्रेटिक राइट्स के। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रति लड़ना, डेमोक्रेटिक राइट्स हमने ये देखा कि कैसे लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे, वो हमने देखा। उससे जो है फ्रांस से जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी सीख ली और उन्होंने भी आवाज़ उठाना सीखा। और तो और वहाँ पे जो फ्रांस में पहले फीडरल सिस्टम चला रहा था, तो फ्रांस में फीडरल सिस्टम अबॉलिश हुआ, उसको देखकर कई यूरोपियन कंट्रीज में भी फीडरल सिस्टम अबॉलिश हुआ। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जैसे दो तरबूजा होता है, वो तरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत पहले खत्म हो गया था। फिर हमने देखा डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, एंड फिर ये कंक्लूजन और वो रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो थैंक यू वेरी मच।